जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके के घने जंगलों में आज सुबह से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में जिसमें सेना सुरक्षा बलों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि राजौरी के कंडी इलाके के घने जंगलों में आतंकी गुफा में छिपे हुए हैं और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान वहां पर पहुंचते हैं, आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाती है और लगातार वहां पर अभी भी फायरिंग हो रही है। कुछ आतंकियों के मारे जाने की खबर भी है और बड़े पैमाने पर वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी लगातार आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है और लगातार आतंकी जो हैं वो घने जंगलों की आड़ में छिप रहे हैं, क्योंकि वहां पर कई हाइडआउट्स हैं, वहां पर कई गुफाएं हैं जिन गुफाओं में आतंकी दुबके हुए हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 राजौरी। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक के दूसरे दिन आज सभी सदस्य देशों की साझा बैठक हुई। मेजबान देश के तौर पर भारत ने एससीओ की प्रासंगिकता और आतंकवाद, खासतौर पर सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने को एससीओ का प्रमुख लक्ष्य बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में जयशंकर ने कहा कि टेरर फंडिंग और प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एससीओ को एकजुट होने की जरूरत है। भारत द्वारा आईना दिखाए जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गोवा में एक नई बात कही। कई बार आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए दोषी पाए जाने के बावजूद बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवाद को एक दूसरे के खिलाफ कूटनीतिक अंक बटोरने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने गोवा में कश्मीर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सदस्य देशों को यूएनएससी के रेजोल्यूशंस की याद दिलाकर पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश जरूर की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री के बाद अब द केरला स्टोरी की एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि द केरला स्टोरी रिलीज हो, क्योंकि कांग्रेस आतंकियों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्लारी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक फिल्म आजकल बहुत चर्चा में है, द केरला स्टोरी, जो केरल में घटित घटनाक्रम पर आधारित है, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है कि यह फिल्म रिलीज हो। कांग्रेस आतंकियों के साथ खड़ी है। दरअसल इस फिल्म में केरल में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दे को रेखांकित किया गया है। फिल्म में ये कहा गया है कि केरल में लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। लव जिहाद के जरिए उन्हें आईएसआईएस के कैंप में भेजा जाता है। द केरला फाइल्स की तरह ही जब द कश्मीर फाइल्स आई थी, उस समय विवाद हुआ था। सरकार और सरकार के मंत्रियों ने उस फिल्म को प्रमोट किया था। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने इस फिल्म का नाम लिया है, तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि द केरला फाइल्स को लेकर भी विवाद और उग्र होगी। प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दौर शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां ताकत लगा रही हैं। इस बीच अब प्रधानमंत्री लगातार 3 दिन कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी को कड़ी राजनीतिक चुनौती कर्नाटक में मिल रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री 37 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। एक तरह से बहुत लंबा रोड शो, कर्नाटक के इतिहास में शायद ही इतना बड़ा रोड शो किसी राजनेता ने किया हो। इससे पहले गुजरात में प्रधानमंत्री ने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और ऐतिहासिक परिणाम मिले थे। शायद उसी मॉडल को कर्नाटक में बीजेपी लागू करने का प्रयास कर रही है और बेंगलोर और उसके आसपास के इलाकों में 37 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री कल करेंगे, जो कि 2 हिस्सों में होगा। वहीं रविवार को भी प्रधानमंत्री 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। 8 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त होगा, लेकिन 7 तारीख को प्रधानमंत्री अपना आखिरी चुनाव प्रचार करके और सबसे आखिर में एक मंदिर में पूजा अर्चना करके और शायद कर्नाटक में बीजेपी की जीत की मन्नतें मांगकर वापस लौट आएंगे। कुल मिलाकर पार्टी ने सबसे बड़े चेहरे को आखिरी वक्त में अब एक तरह से कहें कि अंतिम टच देने के लिए, ताकि वोटर बूथ तक पहुंचे और उसके पक्ष में मतदान करे, इसके लिए प्रधानमंत्री से 3 दिन लगातार चुनाव प्रचार करवाने का फैसला लिया है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। एनसीपी अध्यक्ष के चयन के लिए बनाई गई समिति ने सर्वसम्मति से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। पिछले 4 दिनों से कार्यकर्ता लगातार नाराज थे, नारे लगा रहे थे कि शरद पवार इस्तीफा वापस ले। शरद पवार पर इस्तीफा लेने का दबाव
न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि उनके नेता भी बना रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ समान विचारधारा की पार्टी के नेताओं ने भी फोन किया था और कहा था कि शरद पवार अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें। इसके बाद कमेटी ने निर्णय लिया कि शरद पवार का जो इस्तीफा है उसे नामंजूर किया जाता है। अब कमेटी के सदस्य सिल्वर ओक, जो शरद पवार का निवास स्थान है, वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो फैसला लिए हैं उसकी जानकारी शरद पवार को देंगे। उम्मीद की जा रही है कि शरद पवार इस फैसले का स्वागत करेंगे और मान जाएंगे। आज लगता है कि शरद पवार भी मान जाएंगे और ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है ये रुक जाएगा। केवल दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का 13वां दिन और मांग अभी भी वही कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक जंतर मंतर से ये नहीं उठेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं उसके बाद से जो है खिलाड़ी वो अब इस मंत्रणा में जुट गए हैं कि निचली अदालत में अपनी मांगों को लेकर वो किस तरीके से जाते हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी थोड़ी बहुत बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस के इक्षणा वैन को लगाया गया है। इक्षणा वैन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बनाया गया है और इसमें 13 ऐसे कैमरे हैं जो कि 1 किलोमीटर दूर तक लाइव रिकॉर्डिंग कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ से जो इनपुट रिकॉर्ड होंगे वो सीधे हाई कमांड यानी कि जो मेन ऑफिस है वहाँ पर देखा जा सकता है। फिलहाल विरोध गतिरोध अभी भी जंतर मंतर पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन हरविंदर धिल्लन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव को लीगल नोटिस भेजा है और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया या फिर माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक पर आरोप लगाया था कि आपके नेता दुर्गेश पाठक ने पार्षदों को टारगेट दे रखा है। आपके पार्षद रेहड़ी वालों से उगाही करते हैं और आपके पार्षदों का रेहड़ी वालों से कमीशन तय है। आपने अपने लीगल नोटिस में बताया है कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने वार्ड नंबर 105 से पार्टी के पार्षद पर आरोप लगाया था कि वे निगम पार्षद तो बने लेकिन कोई अच्छा काम करने के लिए मगर उनसे भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है, आप द्वारा पैसे की उगाही करवाई जा रही है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार सियासी घमासान जारी है क्योंकि ये जो लीगल नोटिस है उससे पहले अगर देखें तो लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर बीजेपी हमलावर है और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगातार धरना दिया जा रहा है। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के लुधियाना में 80 नए आम आदमी क्लिनिक की लोगों को समर्पित करेंगे। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम लुधियाना के उसी आम आदमी क्लिनिक में मौजूद हैं जहां पर आज इसकी शुरुआत होगी और इसके साथ ही 80 जो नए क्लिनिक है उसकी शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसेप्शन पे आना होगा। रिसेप्शन में एक टैब दिया हुआ है, जो भी यहाँ पर पेशेंट है वो यहाँ पर आएंगे और इस टैब में जो है अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और बाकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो करेंगे। नंबर आने के बाद एक एक करके जो पेशेंट हैं वो डॉक्टर के पास जाएंगे और इस तरह से 3 अलग अलग चैम्बर भी बनाए गए हैं जिसमें पहला चैम्बर डॉक्टर का है, दूसरा सैंपल रूम है और तीसरा फार्मेसी है। मेडिसिन और फार्मेसी का जो रूम है जहाँ पर जो फार्मिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं। जो पेशेंट रहेगा उसको उसी हिसाब से दवाइयाँ दी जाएंगी। पूरे पंजाब में 580 इस तरह के क्लिनिक जो है वो शुरू हो जाएंगे और आने वाले दिनों में और भी इस तरह के आम आदमी क्लिनिक जो है वो पंजाब सरकार पूरे पंजाब में खोलने जा रही है। लुधियाना से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। पटना हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है, जबकि जातीय जनगणना का 80% काम पूरा हो चुका है और करीब 400 रुपए खर्च भी हो चुके हैं। बिहार में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण का काम करीब 80% से अधिक पूरा हो चुका है। ऑफलाइन का काम तो करीब पूरा हो चुका है, बाकी है तो आंकड़े को ऑनलाइन करना। पहले चरण में मकानों आदि की गिनती तो 100% तक पूरा कर लिया गया है, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद दूसरे चरण का काम अंतिम वक्त तक रोकना पड़ा। जातीय जनगणना के काम में करीब 3,50,000 कर्मियों को लगाया गया था। करीब
400 करोड़ रुपए अब तक बिहार सरकार ने खर्च कर दिए हैं जातीय जनगणना के नाम पर। लेकिन अब इस मामले में क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह 3 जुलाई को ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मालदा में एक बार एक साथ जनसभा में देखे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगातार बीजेपी पार्टी पे हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले गए थे तो वहां पे 2 गैस फ्री देने का बात किए थे, एक होली में और एक दिवाली में। अब कर्नाटक में चुनाव है, वहां पे 3 गैस देने की बात कर रहे हैं और साफ तौर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना था कि उनके उत्तराधिकारी की बात आ रही है। उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी और बाबी जिस तरह से टीएमसी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लगातार वो टीएमसी पार्टी को आगे भी मजबूत करते रहेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नहीं रहने के बाद भी। अभिषेक बनर्जी पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को टीएमसी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, पश्चिम बंगाल में करीबन 60 दिन सभी जिलों में जा रहे हैं, जनता के बीच मिल रहे हैं और उनके समस्याओं को सुलझा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में इस बार बीजेपी पार्टी कतई नहीं आएगी और जिस तरह से लगातार ऐसे वादे कर रही है बीजेपी पार्टी, उनका वादा धरा का धरा ही रह जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 300 संस्करण का लोगो, जर्सी और एंथम लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में ये खेल पहली बार हो रहे, इसका आयोजन 25 मई से हो रहा है। इस मौके पर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लॉन्च कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के भीतर प्रारंभ हो चुकी है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का निर्माण भी हो रहा है। लॉन्च कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कभी इस राज्य में दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ दंगल हो रहे हैं और खेलों के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। हमारे पहलवान भी यहाँ पर आकर दंगल खेलते हैं, कभी यहाँ पर गोलियां बरसती थी, दूसरे ढंग से अब हमारे राइफल शूटिंग के मेडलिस्ट यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही खेलो इंडिया प्रतियोगिता में देश भर के करीब 200 यूनिवर्सिटीज के एथलीट्स इसमें भाग ले रहे हैं और करीब 21 खेल प्रतियोगिताओं को इसमें शामिल किया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बेमौसम बारिश से परेशान किसानों को मिली सरकारी राहत। सरकार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए सरकारी राहत पैकेज की घोषणा की है। बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए राहत पैकेज को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इस विशेष पैकेज के तहत दी जाने वाली सहायता को अब तक की सबसे बड़ी राहत बता रहे स्वास्थ्य मंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा 13 प्रभावित जिलों के लिए की है। इस पैकेज के तहत जिन किसानों को अपनी कुल फसल का 33% या उससे अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी कि SDRF द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे के अलावा वित्तीय सहायता भी सरकार की ओर से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर प्रत्येक किसान को 23,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी, लेकिन इसके लिए अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर के आसपास की होगी। बहरहाल बेमौसम बारिश अभी भी जारी है, ऐसे में किसानों को चिंता है कि जो सहायता राशि दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है। कैमरामैन प्रधान के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। देश की सुरक्षा में पाकिस्तान द्वारा सेंध की खबर है। महाराष्ट्र ATS ने डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया है। इस साइंटिस्ट का नाम प्रदीप कुरुलकर है और महाराष्ट्र ATS की माने तो ये पाकिस्तान की तरफ से हनी ट्रैप का मामला हो सकता है। ट्रैप में फंसकर ये साइंटिस्ट व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी खुफिया कर्मियों के एक एजेंट के संपर्क में था और देश से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था। प्रदीप ने DRDO के प्रमुख प्रणाली इंजीनियरिंग लैब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर रहे और कई पुरस्कार भी जीत चुके हैं। प्रदीप कुरुलकर ने आकाश ग्राउंड सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट लीडर और सिस्टम मैनेजर के रूप में भी काम किया है। वे आकाश टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं। प्रदीप को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 9 मई तक उसे पुलिस हिरासत में भेजा गया है। महाराष्ट्र ATS आगे की जांच कर रही है कि किस तरीके से हनी ट्रैप किया गया और कौन कौन सी जानकारियां उसने पाकिस्तान को दी, लेकिन देश से जुड़ी काफी संवेदनशील जानकारियां दुश्मन देश के हाथ पड़ने से काफी चिंता बढ़ चुकी है। कैमरा पर्सन भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।
कश्मीर घाटी श्रीनगर में G20 की बैठक होने वाली है और कुछ ही दिन इस बैठक को अब यहाँ रह गए हैं और इसके चलते पूरे श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के रूप में बदला जा रहा है और उसी के चलते एक तरफ सुरक्षा भी कड़ी नजर आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और जो पूरे श्रीनगर में जगह जगह पर सुरक्षा बलों के लिए बंकर बने हुए हैं उन्हें भी यहाँ पर स्मार्ट कर दिया गया है। बंकर्स को जो है रेत की बोरियों से बदलकर अब स्मार्ट बंकर्स में बदलकर उन्हें अच्छी तरह से डेकोर किया गया है। कुछ ही दिन बाद जब स्मार्ट सिटी यहाँ पर बनकर तैयार होगी उसके साथ ही G20 की बैठक भी श्रीनगर में देखने को मिलेगी, जो पहला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट जम्मू कश्मीर में होगा, खासतौर पर धारा 370 हटने के बाद। कैमरामैन रशीद के साथ आशीष श्रीनगर, न्यूज़ 24। सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर 2 और विमान शुक्रवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस दोनों विमान के जरिए कुल 59 लोगों को लाया गया है। पहली फ्लाइट सुबह 5 बजे तो दूसरी फ्लाइट सुबह करीब 7 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड किया है। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भारतीयों ने भारत माता के जय और वंदे मातरम का नारा लगाया। साथ ही ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों की घर वापसी कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी किया। इसके साथ ही इस पूरे ऑपरेशन कावेरी की तारीफ भी की। आपको बताते चले कि आज ऑपरेशन कावेरी का 10वां दिन है और लगातार ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें स्वदेश वापस लाया जा रहा है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।